हुई थी। और तभी से काका जी के निर्देशन में, काका हाथरसी के निर्देशन में हम सब लोग कभी कोई प्रहसन करते थे, कभी लोकगीतों की संध्या करते थे और लगातार कार्यक्रम होते रहते थे कुछ ना कुछ। पंडित रामनारायण अग्रवाल जी, भैया जी, वो जबरदस्त लोक के प्रेमी थे। ब्रज के लोक के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी और निष्ठा थी, वो जबरदस्त थी। तब से बचपन से मैं उन्हें देखता आ रहा था। उनका मन करता था कि ब्रज की कलाओं का जो महत्व है, वो लोगों के सामने व्यवस्थित रूप से बार-बार आता रहे और इस बार-बार के लिए उन्हें ब्रज कला केंद्र की ज़रूरत थी। इसलिए ये स्थापित हुआ। और जब मैं दिल्ली आ गया 1971 में हाथरस छोड़कर, तब उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं खास तौर से 80 के दशक में उन्होंने बहुत चाहा कि मैं ब्रज कला केंद्र को दिल्ली में संभालूं या केंद्र में संभालूं, जहां भी वो ठीक समझे। लेकिन धीरे धीरे उनके आग्रह से ये हुआ कि दिल्ली ब्रज कला केंद्र की स्थापना 80 के दशक में मैंने की। मैं सचिव बना और कैप्टन भगवान सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। ये 80, 82, 83, 84 की बात है। उस वक्त ब्रज कला केंद्र का थोड़ा ज्यादा सामाजिक रूप भी था और विद्वत्तापूर्ण रूप भी था। उसकी तरफ भी लगाव था। भैया जी का ये बहुत आग्रह रहता था कि ब्रज की कलाओं में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण न दिखें, ब्रज के साथ जो संस्कृति को हमें दिया है ब्रज ने, उस संस्कृति के उन पक्षों की तरफ भी ध्यान हो। राम को अवध में और मैथिल प्रदेश में वहाँ खूब जाना जाता है, कृष्ण को ब्रज में खूब जाना जाता है और पूरे गुजरात में। लेकिन ये सिर्फ कृष्ण और उनकी भक्ति का मामला ना होकर ब्रज की संस्कृति अगर सिर्फ कृष्ण तक सीमित हो जाएगी, तो फिर हम उन चीजों पर कभी नहीं जा पाएंगे जो चीजें हमारे पूरे देश की संस्कृति को समृद्ध करती चली आई हैं। और वो क्या है? ये जो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, ये सिर्फ भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम नहीं है। कृष्ण भगवान है, वो अपनी जगह है, लेकिन गोपियों ने जिस तरह प्रेम किया है कि कृष्ण की बांसुरी बजी और वो सब छोड़कर, अगर खाना बना रही हैं तो उसे छोड़ दिया, किसी सेवा में है तो उसको छोड़ दिया, बच्चा गोद में है तो उसे भी डाल दिया, वहीं पटक कर और दौड़ पड़ती थी। ऐसा हमारे समाज में कहीं होता नहीं है। लेकिन ब्रज की संस्कृति ने सूरदास इत्यादि के बहाने से हमें ये बताया कि स्त्री भी प्रेम कर सकती है। वो अपनी तमाम चीजों को छोड़कर अपने प्रेमी के लिए दौड़ कर जा सकती है। ये कल्पना की चीज थी। कोई हमारी संस्कृति, कोई हमारा समाज इसे आसानी से स्वीकार करने नहीं जा रहा, लेकिन ब्रज ने ये बताया कि ये सब स्त्री स्वातंत्र्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ब्रज की जो कल्चर है, ब्रज की जो संस्कृति है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। हम सिर्फ भगवान कृष्ण और उन्हीं की लीलाओं को माखन चोर कर लिया या और कोई तरह की कर ली या मयूर लीला कर ली, कुछ भी कर लिया हमने, बस वो नृत्य दिखा दिया। ये सब कोई ब्रज नहीं है। ब्रज इंसानों से बना है, सिर्फ भगवान कृष्ण से ब्रज नहीं है। इंसानों के लिए, और इंसानों ने क्या किया है, कैसे प्रेम की गंगा वहां बहाई है, उस सब की वजह से ब्रज महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा 200 बरस तक पूरे देश में ब्रज भाषा का ही साम्राज्य था। दक्षिण धुर दक्षिण में ना हो, लेकिन उससे आधे दक्षिण तक ब्रज भाषा ही ब्रज भाषा थी 200 बरस तक। ये 200 बरस तक ब्रज भाषा कोई कृष्ण की वजह से ही नहीं थी, उसके साथ साथ उसमें ऐसा कुछ था
जो मनुष्य के लिए बहुत काम का था, और उस मनुष्यता को स्थापित करने वाला जो ब्रज है और ब्रज की संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ब्रज कला केंद्र की स्थापना हुई थी, और वहीं से लगातार ये चलता चला आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लगा दिल्ली में मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ हमारे एक संपन्न वर्ग के लोगों ने इसे संभाल रखा है अपने हाथ में। अगर आप सब लोग ना होते तो ये दिल्ली ब्रज कला केंद्र का नामो निशान कब का खत्म हो गया होता। आप सबके लिए बहुत आभारी हूं मैं व्यक्तिगत रूप से कि आपने दिल्ली जैसी जगह पर, जहाँ हजार संकट हैं, वहां पर भी ब्रज कला केंद्र को साध कर रखा हुआ है। मीरा जी भी बहुत मदद करती हैं, कहकशां जी तो हैं ही, विष्णु जी का तो जवाब ही नहीं है, गर्ग साहब हैं हमारे, सारे लोग, विश्वनाथ जी हैं, सब लोगों ने मिलजुल कर इसे संभाल कर रखा है। ये कोई आसान बात नहीं है, और आज भी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल बातचीत कर रहे हैं। ये भी करना ब्रज कला केंद्र के लिए एक जमाने में बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अब ये हो रहा है। भैया जी की एक बड़ी जबरदस्त आकांक्षा रही थी कि वो ब्रज संगीत विद्यापीठ की स्थापना करें। उस जमाने में मैं था ही उस कमेटी में, और नेमीचंद जैन साहब वो थे। हम दोनों ने भरपूर कोशिश की कि भैया जी मान जाएं, वो एक ऐसी कोई परीक्षा की विद्यापीठ जैसी संस्था न खोलें, जैसे कि प्रयाग संगीत समिति है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का तो बड़ा योगदान है, प्रयाग संगीत समिति, गांधर्व महाविद्यालय, ये तमाम चीजें ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें वो डिग्रियां बांटी जाती हैं और उसका कोई मीनिंग नहीं होता। मथुरा में आप अगर ये स्थापित कर भी देते हैं विद्यापीठ, तो इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन भैया जी को लगता था शायद इससे कुछ इनकम बढ़ जाए, और बढ़ जाएगी, और तो फिर इसका महत्व भी बढ़ सकता है। तो उन्हें बहुत था, तो उन्होंने अल्टीमेटली ये शुरू कर ही दिया, लाख विरोध के बावजूद उन्होंने शुरू कर दिया। पर उसका महत्व आज कितना है, इस पर विचार करने की जरूरत है। परीक्षाएं करवाना और डिग्रियां बांट देना, इससे कोई महत्व नहीं बढ़ा करता है। ये हमारी राय थी, लेकिन भैया जी की राय हमसे इस मामले में भिन्न थी। मैंने इसीलिए 1983-84 या 85 की बात है, दिल्ली ब्रज कला केंद्र की जब स्थापना की थी, तो भगवान सिंह जी थे, नेमीचंद जैन जी थे, अशोक चक्रधर भी थे। मैंने वो कैथरीन हैंसन, एक विदुषी हैं, उनका एक लेक्चर करवाया था, और वो लेक्चर था नौटंकी। आप सोचिए, विदेशी महिला नौटंकी पर रिसर्च कर रही है, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो नौटंकी, जो ब्रज की नौटंकी थी, उसके ऊपर उनका लेक्चर था, वो हमने करवाया था। इस तरह की चीजों के लिए हमारा आग्रह हमेशा रहता है, और विष्णु जी तो इस बात के प्रमाण हैं कि हमने यहाँ भी करवाया था, IIC में शायद हुआ था, या इसमें जो इस्लामिक कल्चर सेंटर में हुआ था। ये वहाँ भी हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसमें लेक्चर्स हों, जिसमें ब्रज के बारे में जानकारी हो। हम भगवान के औरा से निकलें, भगवान के औरा में हम पूरी ब्रज संस्कृति को खत्म ना हो जाने दें, उसे छुप ना जाने दें। तो ये हम लोगों का आग्रह रहता था, और मुझे खुशी है कि ये सब काम अब हो रहे हैं। और मैं ब्रज कला केंद्र के बारे में जो जानता हूँ, वो बिल्कुल शुरू से और अब तक की मेरी ये जानकारी है। आप सबका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने इस ब्रज कला केंद्र को इस कदर संभाल के रखा है कि हंसी खुशी हम सब लोग, जब कभी कोई ना कोई आयोजन होता था तो हम मिलते ही थे सब लोग आपस में। अब ये तो कोरोना काल ने हमें ऐसा कर दिया है कि मिल तो अब भी रहे हैं हम, लेकिन सब अपने अपने घरों से मिल रहे हैं। मैं कहकशां जी का भी बहुत स्वागत करता हूँ। आज उनके बारे में भी बहुत कुछ जानने को हमें मिलेगा, उनके विचारों को जानने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद मुकेश भाई, आपने बहुत अच्छा ब्रज कला केंद्र के उद्गम से ही जब जुड़े हैं उसके बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा दिल्ली ब्रांच के अध्यक्ष श्री NP भार्गव साहब से कि वो अपना वेलकम एड्रेस दें। प्लीज भार्गव साहब,
अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे। मैं नगेंद्र प्रकाश भार्गव श्री एस के अग्रवाल जी की अनुपस्थिति में वर्किंग प्रेसिडेंट ब्रिज कला केंद्र दिल्ली शाखा का हूं। ये जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है, इसके लिए मैं अपने मित्रों का बहुत ही कृतज्ञ हूं। हालांकि मैं कोई खास, जिस तरह मुकेश भाई ने वार्ता दी है, तो वार्ता की आज दूसरी श्रृंखला शुरू होनी थी कहकशा जी को लेकर के, मगर मैं समझता हूं अगर मैं ये कहूं तो अनुचित नहीं होगा कि ब्रिज कला केंद्र की दूसरी कड़ी मुकेश भाई ने दी है और तीसरी कड़ी कहकशा जी देने वाली है। ब्रिज प्रेमियों, ब्रिजवासियों, ब्रिज स्नेहियों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस दूसरी और तीसरी कड़ी वार्ता की, जो कि इस समय धीरे धीरे एक दूसरे की पहचान बनाने जा रही है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में जिस तरह मुकेश भाई ने समझाया है, आप लोग भी समझेंगे कि ब्रिज की कला वास्तव में उसका प्रचार आवश्यक है। भगवान के रूप को ध्यान में रखते हुए, मगर भगवान का रूप ही सिर्फ ब्रिज नहीं है। ब्रिज की जो कला है, ब्रिज की जो कल्चर है, ब्रिज का जो साहित्य है, उसके विषय में जानकारी मिलने के लिए आप सबको मैं सतत नमस्कार करता हूं और आपका इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं मुरारी लाल जी से कि वो कहकशा जी के विषय में कुछ जानकारी दें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मुरारी भाई साहब जरा अपना अनम्यूट कर लें प्लीज। मुरारी लाल जी कृपया अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। हाँ, मुझे कार्य सौंपा गया है कि मैं श्रीमती कहकशा जी का आपके साथ परिचय कराऊं। कहकशा त्यागी ब्रिज कला केंद्र के लिए कोई किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो ब्रिज कला केंद्र की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अभिन्न सदस्य हैं। आपका इंट्रोडक्शन हमारे आदरणीय भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस के अग्रवाल जी द्वारा हुआ था। आपने जीवन पर्यंत भारतीय कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। भारतीय संस्कृति के उत्थान एवं प्रचार की भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस में आप डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रही हैं। भारतीय कलाकारों एवं गणमान्य संगीतज्ञों को विदेशों में भेजना एवं प्रबंधन में आपका विशेष योगदान रहा है। आपने विभिन्न हैंडीकैप तथा ब्लाइंड कलाकारों को संगीत का प्रशिक्षण, उनकी आजीविका के लिए कल्चरल शोज आदि कर कला क्षेत्र की सेवा की है। अपने एनजीओ हौसला के माध्यम से ये कार्य आप निरंतर कर रही हैं। आपका दिल्ली के सभी संगीत तथा कला प्रेमियों के लिए विशेष कंट्रीब्यूशन रहा है। हिंदी एवं उर्दू साहित्य में आपका एक विशेष रुचि रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती कहकशा त्यागी से कि वो अपनी कहानी, उनकी जवानी कोई पूछे हमसे क्या है, जो आज का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ये आवाज अब बंद हो गई बापू। मैं शुरू करूं? शुरू करिएगा। बहुत शुक्रिया मुरारी भाई, आपने मेरे बारे में जो कुछ बोला। सबसे पहले तो गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। क्योंकि मैं भी आधी से ज्यादा तो ब्रिजवासी हूँ।
मैं अध्यक्ष जी की आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये बोलने का मौका दिया, मुझे इस लायक समझा कि मैं भी इस उसमें कुछ बोल सकती हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे से पहले, जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 2 और बोल चुके हैं और वो इतने बड़े विद्वान थे कि मैं अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, मैं उनके सामने क्या बोलूं। इसके बाद उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है बोलने की, इसलिए आज थोड़ा सा नर्वस हूं मैं कि क्या बोलूं। और सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, अजीब सी कैफियत तारी है, अजीब सी कैफियत तारी है, आज न जाने क्या होने वाला है। ज़बां खुश्क है, दिल दरिया सा बेताब है, कोई बताए कुएं के पानी का सा सुकून कहाँ से लाऊं। तो वो सुकून के साथ मैं बोल पाऊंगी, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मैंने सोचा अगर अध्यक्ष जी की आज्ञा हो और सबको ये जानने की वो हो कि आई एम द पर्सन ऑफ द हार्ट, दिल से सोचती हूँ, दिल से बोलती हूँ और दिल से ही जीती हूँ। तो आज भी अगर मैं दिल से ही बोलूं और दिमाग को छोड़ दूं तो इसकी मुझे अध्यक्ष जी इजाजत देंगे क्या? शुक्रिया। तो जैसा कि आज टॉपिक है, 45 मिनट का मुझे टाइम दिया गया है बोलने के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि उसी में खत्म कर दूं। क्या कहूं, मेरे और मेरे हाथों की लकीरों के बीच कभी रिश्ते अच्छे नहीं रहे। जब कभी रेखाओं ने संपन्न करना चाहा तो मैंने इनके लिए दरख्वास्त ठुकरा दी, और जब मुकद्दर से इश्क करना चाहा तो इसे बेदर्दी से कुचल डाला गया। जो बाहर से दिखती हूँ वही अंदर से नजर आती हूँ, कोई फर्क नहीं है, कोई बनावट नहीं है, बस यही कह सकती हूँ, चेहरा मेरा खुली किताब है, चेहरा मेरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जब जिस रुख से भी पढ़ोगे, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान लोगे, और ये आप बेहतर जानते हैं सब लोग। जैसा कि आज का टॉपिक है, उन्वान है, कोई हमसे पूछे तो हम क्या हैं। ये इसलिए रखा गया कि आपस में हम एक दूसरे को जान लें कि हम क्या हैं। इसका मकसद ये नहीं था कि हम क्या करते हैं या क्या हुआ है। ये एक उपलब्धियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे मेंबर हैं जो इस तरह की, जिनसे सीखने का मौका मिलता है। बचपन तो तकरीबन सबका एक सही होता है, अगर फर्क पड़ता है तो वो हमारी सोसाइटी का, आसपास का, एनवायरनमेंट का। मैं अगर कहूँ, मेरा बचपन औरों से कुछ अलग था, जरा हट के था। मैं बहुत सेंसिटिव थी, हर छोटी चीज को बहुत महसूस करती थी, और कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में जगह दे देती थी, जो मुझे मजबूर करता था एक खास सोच के लिए, एक क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। पता नहीं, अंदर से एक फोर्स थी जो मुझे उकसाती थी, मुझसे कुछ कहती थी, कुछ कर, गो अहेड। मेरी ये सोच बेचैनी की हद तक बढ़ गई थी। इतने छोटे होकर आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, कुछ बदल भी नहीं सकते, क्योंकि आप खुद भी किसी मकाम पर नहीं होते, और आपका जहन भी अभी दुनिया के तजर्बे से पूरी तरह वाकिफ नहीं होता। बस इसी किस्म की कशमकश ने मेरे अंदर ये जज्बा भर दिया कि मुझे सबसे अलग दिखना है, डिफरेंट बनना है, एक स्ट्रॉन्ग औरत बनना है, ताकि अपने आसपास जो भी नाइंसाफी, जुल्म हो रहा हो, मैं इसके लिए एक दीवार बनकर खड़ी हो जाऊं और उसे रोक दूं, खत्म कर दूं। इन्हीं सब बातों की उलझन से मैं उदास हो जाती थी, और उस वक्त न जाने क्यों ध्यान म्यूजिक, गानों को सुनने की तरफ जाता था। गाने सुनकर मन को बड़ा सुकून मिलता था। इस तरह जाने अनजाने म्यूजिक मुझे असरअंदाज करता था, अपना प्रभाव छोड़ता था। यहीं से म्यूजिक मेरा शौक बना, और आगे जाकर मैंने इस टैलेंट को इस्तेमाल किया। मैं गानों में कही गई शायरी को बड़े ध्यान से सुनती थी। इसका एक मकसद होता है, मतलब होता है, वो एक रास्ता दिखाता है। आपका अज़्म, आपका इरादा, हिम्मत मजबूत करता है। हमारे इतिहास गवाह है, जब भी सोसाइटी में कोई चेंज आती है तो इसमें लिटरेचर, पोइट्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये जज्बात आप चाहकर भी अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते, जब तक आपका दिल दिमाग इस पे गहरा असर ना हो। जब तक आपके दिल दिमाग पर इसका गहरा असर ना हो, एक जुनून ना हो कुछ करने का,
जैसे मैंने कहा कि एक अलग ही इंटरनल फोर्स मेरे अंदर काम करती थी। इस वक्त तो मुझे इसका नाम पता नहीं था। बाद में काफी आगे जाकर एहसास हुआ ये तो वुमेन एम्पावरमेंट की एक झलक थी, जो अपनी आइडेंटिटी तलाश कर रही थी। एक सोशल रिफॉर्म, एक सोशल कॉज से फाइट करने की आवाज थी। बस उस वक्त इसका कोई नाम नहीं था। बचपन से ये एहसास चला तो आज ये सोच मुझे इस मकाम पर ले आई और दूसरे के साथ हुई नाइंसाफी पर मेरा दिल धड़कता है। दूसरों के हक के लिए लड़ना, सब बराबर हो, जेंडर डिफरेंस क्यों, यही सोच मुझे सबसे अलग कर रही थी, दूर कर रही थी। लोगों के मुताबिक मैं समाज से बगावत कर रही थी। मैं अंधेरे से लड़ रही थी उजाले की चाह में। शायरी बहुत बड़ी बातों को बहुत छोटे से अल्फाज में पेश कर देती है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला, हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही। ए वक्त होगा तेरा मेरा हिसाब एक दिन, मेरी जीत कब से तुझ पर उधार है। उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं ऐसी सोच वालों को, और इस पर सितम कि वो मिडिल क्लास घराने की एक लड़की हो। जमाना, सोसाइटी, समाज कहाँ एक्सेप्ट करता है। बस कुछ करने की ठानी है तो सुनना और सहना तो बहुत कुछ पड़ेगा। आखिर अपनी पहचान बनानी है। घर का माहौल लिटरेरी था। मेरे फादर एक मैगजीन निकालते थे, एडिटर थे, मगर वो पुराने ख्यालात सोच के वजहदार इंसान थे, डिसिप्लिन, स्टिक। उनकी मौजूदगी एक खौफ का माहौल होती थी घर में। वो किसी हिटलर से कम नहीं थे। बचपन से स्टोरीज, पोएट्री पढ़ने का शौक था। पढ़ाई बहुत जरूरी थी कुछ हासिल करने के लिए, ये माँ बताया करती थी। अगर कुछ बनना है तो पढ़ाई दिल लगाकर करो। माँ एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखती थी, हाउसवाइफ थी, मगर इनको बहुत से हुनर आते थे जो पड़ोस के लोग उनसे सीखने आते थे। वो कहती थी हर लड़की को खाना बनाना, घर के काम काज आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, तभी तो वो कुछ कर सकेगी, आगे बढ़ सकेगी, घर अच्छे से संभालेगी, तभी तो बाहर अपने हुनर दिखाएगी, आगे बढ़ पाएगी। माँ की यही सोच बच्चों को आगे जिंदगी में कुछ करने की एक राह दिखाती है। माँ का साथ, उनकी बातें और उनकी एडवाइस आज भी जिंदगी की जीने की एक राह दिखाती है। उनका साथ हर फिक्र, परेशानी को दूर रखता था। एक राज की बात यहाँ बताऊं क्योंकि आप सभी परिवार के लोग हैं। मेरे जितने भी बहन भाई हैं सब बहुत खूबसूरत हैं मुझे छोड़कर। बहुत सारे रिश्तेदार आते थे, कहते थे भाई तुम इसको कहाँ से पकड़ लाए। छोटे बच्चों के साथ ऐसी किस्म की बातें होती हैं वगैरह वगैरह। बड़ा खराब लगता था। ये बातें दिल के किसी कोने में रह जाती थी। मैं सोचती थी खूबसूरत कैसे दिखूं, लोग मुझ पर भी तवज्जो दें। ऐसा क्या करूं कि हर कोई मेरा ही नाम ले और जाने मुझे, एक प्रोमिनेंट हस्ती बन जाऊं। सूरत तो बदल नहीं सकती थी। सोचा चलो हुनर पे ही कुछ काम करते हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। उस वक्त क्रिकेट की टीम में खेली जहां लड़कियों को बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं हुआ करती थी। स्पोर्ट्स में एक मुकाम बनाया, वो मेरा पैशन था। टेबल टेनिस में स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कैप्टन रही, स्टेट में भी खेला, चैंपियन के नाम से मशहूर हो गई। बहुत खुश थी कि हर कोई मुझे नोटिस करता है कॉलेज वगैरह में। जैसा मैंने कहा मेरे फादर पुरानी सोच के इंसान थे। स्पोर्ट्स के खिलाफ थे कि लड़कियां स्पोर्ट्स खेलें, और ये नहीं होगा, नहीं खेलोगी, ये उनकी सोच थी। पुरानी सोच और मेरी जिद की तकरार चलती रही। माँ का साथ मिला, चोरी चोरी स्पोर्ट्स भी चलता रहा। कहते हैं ना अगर कुछ करने की ठान लो तो मंजिल मिल ही जाती है। जैसे मैंने कहा कि हाथ की किस्मत की लकीरों से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा। जिंदगी इतनी आसान कहाँ। स्कूल पूरा भी ना हुआ था कि वक्त के बेरहम हाथों ने मेरी माँ को हमेशा के लिए हमसे और दुनिया से दूर कर दिया। कैंसर ने इनकी जान ले ली और फिर जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। माँ ने आखिरी वक्त में ज़बानी वसीयत में ये वादा मेरे फादर से लिया कि बच्चों की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी
छोटी उम्र में माँ का साया सर से उठ जाए, सुकून देने वाली वो माँ की गोद आपसे महरूम हो जाए तो जिंदगी की राहें दुश्वार हो जाती हैं। परेशानी और जालिम लोग हर कदम एक रुकावट बनकर खड़े रहते हैं। माँ के बाद कॉलेज जाने की इजाजत तो मिली, वो वादे के मुताबिक थी, मगर स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसे में रिश्तेदार भी बेसहारा समझकर अपना किरदार दिखाते हैं। मुझे याद है कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरे एक अंकल शाम को अपने घर ले गए। अगले दिन इम्तिहान था। माफ कीजिएगा। अगले दिन इम्तिहान है, मगर वो नहीं माने। घर पहुंचने के बाद बड़ी बड़ी 2-3 दरियां और अगर अलग अलग कपड़े धोने के लिए डाल दिए गए। जहन कल के एग्जाम में मजबूर थे ये सब करने के लिए, वरना वो शायद हमारी पढ़ाई बंद कर देते। ऐसे बहुत से वाक़यात से हमें दो चार। थोड़ी आवाज बढ़ा दें। अब आ रही है? हाँ नहीं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए कहकशा जी। मेरी 1 मिनट रुकिए। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। शायद हमारी पढ़ाई बंद कर दें। ऐसे बहुत से वाक़यात से दो चार होना पड़ा, क्योंकि आप उस वक्त इतने छोटे होते हैं कि आपकी सोच बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती है। स्पोर्ट्स छूट रहा था, सब मुझे पागल कर रहा था, क्या करूं कैसे करूं। बात इतनी आसान नहीं थी। जिद तो थी समाज के खिलाफ अपना एक मकाम बनाने की। जो खेल के मैदान में था, फैसला किया चोरी चोरी चुपके से ट्यूशन पढ़ाकर स्पोर्ट्स का खर्च निकालूंगी और खेलूंगी। मगर हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था कि अब कौन क्या कह देगा और क्या होगा। कहते हैं ना, संभल कर चल नादान, संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है। ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, तेरी क्या औकात है। मगर सच तो ये है, अगर जुनून हो कुछ करने का तो आसमान भी झुक जाता है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ग्रेजुएशन किसी तरह मुकम्मल हुई। टेक्निकल ट्रेनिंग में एडमिशन था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिस्ट में नाम आना इंटरव्यू के बाद बेहद मुश्किल काम होता है। पूरे हिंदुस्तान से लोग अप्लाई करते हैं। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस के लिए मैंने अप्लाई किया। घर में ऐसा होता है, कुछ बच्चे ज्यादा लाडले होते हैं, कुछ कम। मगर सच्चे दिल से कोशिश करते रहो तो वक्त भी कभी ना कभी छुप जाता है। वक्त को कुछ और मंजूर था। स्पोर्ट की वजह से मेरा नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ये एक शौक था मेरे फादर के लिए और मेरी पहली जीत थी सोच के बदलने की, समाज के खिलाफ। यही कह सकती हूँ, ए वक्त होगा तेरा मेरा हिसाब एक दिन, ए वक्त होगा तेरा मेरा हिसाब एक दिन, मेरी जीत कब से तुझ पर उधार है। यहाँ से मेरे हौसले और इरादे और मजबूत हो गए। हॉस्टल चली गई, ट्रेनिंग पूरी हो गई। इस तरह से बचपन से निकलकर एक मजबूत यंग गर्ल ने जन्म लिया, जो अपनी मेहनत से हर गलत चीज को बदलने का हौसला और जज्बा रखती थी। इसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस में दाखिला ले लिया। 1 और साल गुजर गया था। जिंदगी कैसे करवट लेती है अगर आप हिम्मत न हारो। बस इसी तरह कभी कामयाबी और कभी नाकामी से हार मानते हुए आगे बढ़ते रहो। मुझे याद है 1978-79 में नेल्सन मंडेला का नस्ल भेद मूवमेंट चल रहा था। ICCR में एक डिवीजन होता था, इंडियन सेंटर फॉर अफ्रीका। उन्होंने इस सिलसिले में एक ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन रखा था, अपार्थाइड ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मैंने इसमें भाग लिया था। मेरा ऐसे दूसरे नंबर पर आया था। यहाँ से मेरी जिंदगी ने एक नई करवट ली। पुरस्कार देने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया आजाद भवन ऑडिटोरियम में। सारा ऑडिटोरियम फॉरेन डेलीगेट से भरा हुआ था। एम्बेसडर मौजूद थे, डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट और अदर डिग्नेटरीज मौजूद थी।
प्राइज देने के लिए जब मेरा नाम अनाउंस हुआ और अनाउंसर ने मेरे बायोडेटा पढ़ा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। मुझे ये सब देखकर सुनकर अच्छा भी लग रहा था। प्राइज देने वाले शख्स आईसीसीआर के सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल JN दीक्षित थे। मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इनाम देने के बाद दीक्षित साहब ने कहा, वो बहुत मोटी और रौददार आवाज में बात करते थे, यंग लेडी, मैंने कांग्रेचुलेशंस, क्या तुम कल आकर हमारे ऑफिस में हमसे मिलोगी? वो अल्फाज आज भी किसी मैजिकल वॉइस की तरह मेरी कानों में गूंजते हैं। सर ने मुझे नौकरी का ऑफर दिया। शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। मैंने ये कहकर रिफ्यूज कर दिया, मैं तो अभी MA फाइनल में हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ, अभी नहीं ज्वाइन कर सकती। दीक्षित सर ने कहा वो एग्जाम के लिए छुट्टी देंगे और मेरी अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हूँ। मैंने सोचने का वक्त मांगा। न जाने क्यों दीक्षित सर की शख्सियत ने मुझे बेहद मुतासिर किया। इतना बड़ा इंसान, इतना सिंपल बहरा। फादर से बात की, उन्होंने ज्वाइन करने के लिए कहा और इस तरह से अक्टूबर 1979 में मेरा और ICCR का रिश्ता जुड़ा, जो 2014 तक चला। दीक्षित सर मेरे काम से, मेरे डेडिकेशन से बहुत इम्प्रेस थे। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। मेरे गॉडफादर बने हुए। कुछ किस्से मेरे उनके साथ ऐसे हैं कि जो मुझे आज भी याद है, जो मैं शेयर करना चाहूंगी। मतलब इतना बड़ा आदमी और इतनी सिंपल नेचर का, और अपने काम के लिए हमेशा अपना काम 1:30 पे फिनिश कर लंच के टाइम पे वो लाइब्रेरी आया करते थे। एक गिलास का केबिन था जिसमें हम बैठे हुए होते थे और वो आके कहते थे, हेलो यंग लेडी, कैसा चल रहा है? हमको इतनी भी वो नहीं थी कि इतने बड़े आदमी है, हमें इनसे प्रोटोकॉल में बात करनी चाहिए। हम खाना खाते होते थे, हमने कहा सिर्फ 1 बाइट। इतनी अकल कहाँ थी कि उनको ये नहीं कह सकते। वो गॉड ब्लेस करके और चले जाते। हमने कहा हमें आपसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, हमारे ऑफिस आ जाओ। हम उनके ऑफिस चले गए। एज यूजुअल सेक्रेटरी स्टाफ ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि हम तो बहुत जूनियर आदमी थी। अगले दिन फिर यही सिलसिला हुआ, फिर आए। हमने कहा साहब हम तो आपसे मिलने गए थे पर हमें किसी ने जाने नहीं दिया आपके पास। कहना अच्छा आ जाना। फिर हम गए, फिर हमें मना कर दिया गया। अब इतना नहीं पता था कि उनसे हमें कैसे बात करनी है। तीसरे दिन जब हुआ है, हमने कहा साहब ऐसा है, आपकी सेक्रेटरी में आपकी कुछ चलती वलती नहीं है, आपको कोई नहीं मानता है, आप पता नहीं कैसे इतने बड़े अफसर हो, आपको नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो जाने ही नहीं देता। मुस्कुराए वो बड़े उससे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा मेरे स्टाफ ये आओ हमारे साथ चलो, हम देखते हैं तो हमें कौन रोकता है। मतलब इस तरह की जो बातें करते थे, वो एक सबक सिखाती थी। मैंने उनसे कहा, मैंने ये किताबें आप ले जाते हो, पढ़ते भी हो आप? अच्छा तुम क्या समझते हो हम ये दिखाने के लिए लेके जाते हैं? चलो आओ हम तुम्हें आज बताते हैं कि किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह की उन्होंने मुझे बहुत चीजें सिखाई, जिसको कहना चाहिए ना कि नौकरी की एक बिल्कुल सीख कैसे करते हैं, उन्होंने मुझे दी। और उसके बाद मेरी आगे की वो सीख जो थी वो मिस्टर ललित मानसिंह ने करी, मेरी ट्रेनिंग उन्होंने करी। तो इस तरह के बहुत से किस्से हैं जो वाकई आज भी याद हैं कि किस तरह हमने उनसे सीखा और इतने बड़े आदमी ने कैसे हमें सिखाया, जो हमारे लिए एक सीख है। यहाँ आकर मुझे सोशल वर्क, ICCR में आकर सोशल वर्क करने में मुझे ज्यादा मदद मिली। मंजिल अभी दूर थी, शायद पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। कहते हैं ना, जुनून अगर पागलपन की हद तक हो तभी हीर रांझा बनता है, तभी सोनी मेहवाल लैला मजनू बनते हैं मंजिल को हासिल करने के लिए। और इस तरह मेरे जुनून ने धीरे धीरे मेरे फादर की सोच भी बदल दी। एक बार जब काफी लोगों ने उनसे कहा कि आपकी बेटी का इस तरह काम करना अच्छा नहीं है, वक्त बेवक्ताना वगैरह, फादर ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मेरी बेटी 1000 बेटों से बेहतर है, मुझे नाज है वो जो कर रही है, हर लड़की वो सब नहीं कर सकती। एक दिन वो हम सब का नाम रोशन करेगी। वाह क्या बात थी, ये बदलाव बहुत अच्छा लगा। अब वो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ बैठते थे, ताश भी खेलते थे, फिल्म भी देखते थे, डिस्कशन भी करते थे, पॉलिटिक्स पे, लिटरेचर पे, बहुत सारी बातों पे डिस्कस करते थे। और हमारे इस तरह से दोस्त बन गए, बदली हुई सोच के इंसान थे। मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम जाया करती थी।
सुबह ही सुबह, बस इंतजार करती थी कि कब उजाला हो और मैं जाऊं। मैं वहां योगा सीखती थी और उन्होंने इस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं किया। यही वजह थी कि इस बदली सोच ने इस बात पर भी एतराज नहीं किया कि मेरी शादी एक ब्राह्मण पंडित से करने पर राजी हो गए और बाकायदा अरेंज मैरिज की तरह इसको अंजाम दिया। फरवरी 1985 में दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को अलविदा कह गए और एक एग्जाम्पल, एक मिसाल बन गए उन लोगों के लिए जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी सोच बदलकर कदम से कदम मिलाकर उनके साथ दोस्तों की तरह चलते हैं। कहना चाहती हूँ, आपका जज्बा, आपकी कोशिश बेकार नहीं जाती, जरूर रंग लाती है। आईसीसीआर में एक लंबा अरसा गुजारा, अलग अलग डिवीजन में काम किया। जुनून और तेवर तो यहाँ भी वही थे कि हम किसी से कम नहीं हैं। अब क्या करें, आदत तो बदल नहीं सकते, मजबूर थे। यहाँ मुझे वाकई एक याद है कि अलग अलग डेस्क पे काम करने पे एक डेस्क था इंटरनेशनल डेस्क, जहाँ आर्टिस्ट बाहर भेजे जाते हैं। तो एक साहब वहाँ काम कर रहे थे, मेरा ट्रांसफर वहाँ हो गया। तो उन्होंने बाकायदगी से ये कह दिया था कि 2 दिन भी नहीं टिकेंगी इस डेस्क पे और छोड़कर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस कंट्रीज के हिसाब से हर टाइम ऑफिस में ही अटेंड करना पड़ता है और ये लेडी होके कैसे कर सकती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने 15 साल उस डेस्क पे काम किया। इस वजह से उनमें आपस में लड़ाई भी हो गई, कोई कहता था हाँ करेंगी, कोई कहता था नहीं करेंगी। तो ये भी एक मेरे लिए अच्छा था कि मुझे चैलेंजेस मिलते जाते थे और मेरा हौसला जो है वो मजबूत होता जाता था। इसी बीच सोशल रेफरेंसेस पर बहुत काम किया, स्लम डिपार्टमेंट में काम किया, स्लम शौचालय के लिए काम किया, डीडीए के लिए काफी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। 2 बच्चे होने के बाद मैंने पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट किया, एमटीएनएल के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। इस बीच में एक न्यूज़पेपर टैबलॉइड भी इंग्लिश में निकाला जो काफी मकबूल हुआ। मैंने थर्ड जेंडर के राइट के लिए बहुत काम किया, इनको ज्वाइन किया, जो कि बहुत आसान काम नहीं था। जाहिर है क्रिटिसिज्म तो इनवाइट होना ही था। उनकी प्रॉब्लम समझी, उन्हें कुछ रास्ता दिखाने की कोशिश करी। वजह ये थी कि इतने अच्छे डॉक्टर, इतने अच्छे टीचर होने के बावजूद भी जब उनको ये कह दिया जाता था, जिस दम भी मालूम होता था कि ये थर्ड जेंडर है, तो उन्हें निकाल दिया जाता था। उस वक्त उनको बहुत तकलीफ होती। क्योंकि मैं इंटरनेशनल डेस्क देखती थी, इसलिए मैंने उनको इंटरनेशनल थर्ड जेंडर से ज्वाइन करवाया कि उनके साथ मिलके तुम अपनी समस्याओं का समाधान करो। और ये एक रास्ता दिखाने की उनको कोशिश करी मैंने, जितनी मैं कर सकती थी। जमाना तो खामोश नहीं बैठने वाला था। एज यूजुअल उनको समझ नहीं आता था कि ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है जो सवेरे से रात तक चलती है। जहां मैं क्रच में बच्चे छोड़ती थी, उन्होंने भी यही सवाल किया। दिन के 6 बजे तक तो ऑफिस चलता था, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम होते थे। अब क्या जवाब दूं? उनकी बेटी को भी अचानक म्यूजिक सीखने का शौक हुआ। मैं उनको अपने साथ प्रोग्राम में ले गई। तब उनको समझ में आया कि सरकारी नौकरी में देर क्यों होती है, और उसके बाद उन्होंने काफी कोऑपरेट किया। इसके साथ साथ ही मेरा इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर का सफर शुरू हुआ 2007 में। इस्लामिक सेंटर नया नया शुरू हुआ था। यहाँ के कल्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्शन को मुझे शुरू करना था, संभालना था। पहले मैं आईसीसीआर जाती थी, आईसीसीआर से 6 बजे खत्म होने के बाद इस्लामिक सेंटर आया करती थी। यहाँ से जिंदगी को एक नई उम्मीद की किरण नजर आई। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। सफदर खान और मेरी जोड़ी ने इस्लामिक सेंटर के प्रोग्राम को एक ऊंचा मकाम दिया। कुरैशी साहब ने इस्लामिक सेंटर में पहली बार किसी लेडी को जगह दी थी। इससे पहले न तो कभी स्टाफ में और न कभी बोर्ड में कोई लेडी थी। जब वो लोगों से मिलवाते थे तो लोग बहुत खुश होते थे कि एक लेडी भी इस्लामिक सेंटर में आ गई है। काम मैंने हर जगह लगन से किया। यहाँ फिर से मेरी जिंदगी का एक और नया चैप्टर खुला, एक नई दिशा मिली। यहाँ अचानक एक दिन एक ऐसे इंसान ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया फोन पर, ये कहकर कि मैं आपके काम करने को देखता हूँ, आपकी लगन को मैं देखता हूँ, मैं बेहद खुश हूँ। जब महिलाएं, लेडीज इतनी लगन से और सूझबूझ से
किसी मकाम को हासिल करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्या आप अपने ऑफिस में मुझे एक कप चाय के लिए इनवाइट करेंगी? मैंने सफदर साहब से इस बारे में बात कर ली है। उस आवाज में इतनी तहजीब और इतनी अपनायत थी कि मुझे देखने मिलने का एक दिल चाहा, एक इश्ताक पैदा हुआ। जब मुलाकात हुई तो एक बड़ी उम्र के चार्मिंग पर्सनैलिटी के साहब आए। न जाने क्यों इज्जत में खुद ब खुद उनके वेलकम के लिए मैं खड़ी हो गई। ये शख्स खुद बहुत सी लड़कियों औरतों की पढ़ाई के लिए काम कर रहे थे बहुत पहले से, उनके बेटरमेंट के लिए इंडियन कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, आर्टिस्ट के प्रमोशन पर भी काम करते थे और उनकी मदद भी करते थे। शायद आप समझ गए होंगे, ये पर्सनैलिटी थी जनाब एसके अग्रवाल साहब की। इस तरह मेरी उनसे 2007 में पहली मुलाकात हुई इस्लामिक सेंटर में। काफी बातचीत हुई, बहुत से कामों में इनकी एडवाइस भी किया, कई प्रोग्राम भी किए और इस तरह फिर एक दिन उन्होंने एक मीटिंग में एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया और यहाँ से मेरा जन्म ब्रज कला केंद्र में हुआ। ये ब्रज कला की ही मीटिंग थी। जिस तरह से सबने मेरा वेलकम किया, मुझे अपनाया, इसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द शायद बहुत कम होंगे, बल्कि है ही नहीं। बस यही कहूंगी कि आप सब मिले, मुझे दोबारा एक अपना परिवार मिल गया अग्रवाल साहब के रूप में। एक दोस्त, एक पिता, एक मेंटर मिला। बहुत खुश थी। आप सबके प्यार ने मुझे घर परिवार की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बस आप सब ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे। क्या बताऊं। वासुदेव गर्ग जी, बेटे ने कहा कि बिजनेस करना है। उन्होंने सारी बारीकियां समझाई, अपने साथ रखा। बड़े भाई ने पिता की तरह उसको ट्रेन किया। यही नतीजा है कि वो इसी सूझबूझ को लेकर आज अमेरिका में अपना बिजनेस करता है। विष्णु भाई ब्रिज के कल्चर से, वहाँ की एक्टिविटीज से मुस्कुराते मुस्कुराते बड़े अच्छे से मुझे बताते थे। हर प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम की रूपरेखा पर चर्चा करते थे। हम दोनों ग्रीन रूम में बहुत देर साथ रहते थे, तो ये मैं कहना गलत नहीं होगा कि हम ग्रीन रूम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ऐसा सम्मान देते थे भार्गव साहब। अग्रवाल साहब के साथ साथ उन्होंने एक बड़े भाई का रोल प्ले किया। कितना एडमायर करते थे। हौसला ट्रस्ट के लिए हमेशा मेरा साथ देते थे। वही नहीं, मैडम पुष्पा भी हमेशा सपोर्ट करती हैं। मुरारी लाल भाई, कभी ये नहीं लगा मैं अकेली हूँ, हमेशा साथ रहे। कभी भी कोई जरूरत हुई, सिर्फ एक आवाज की देरी होती थी। मैं किस किस का नाम हूँ। मेरी फैमिली के ताज में जड़े हुए नायाब नगीने हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है मालिक हमेशा आप सबको सलामत रखे। यही प्यार मोहब्बत की तरह हम सब आपस में मिलते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है दिसंबर की लॉकडाउन के बाद की मीटिंग में, 14 दिसंबर को जब मीटिंग हुई थी पंचशील क्लब में, और मेरे वहां चोट लग गई थी। गॉड सुंदर भाई, डॉक्टर गोयल, जिस दिन मेरी चोट लगी, मानो इन दोनों को मेरे से ज्यादा दर्द हो रहा था। वो हॉस्पिटल ले जाना, सारी कार्रवाई करना, घर पर कोई नहीं था, इतनी शफकत से घर छोड़ना, इतनी परवाह तो शायद मेरी अपनी फैमिली भी होती तो वो भी ना करती। हर व्यक्ति ऐसा ही है। श्री अशोक चक्रधर जी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जी, हमेशा मेरी मौजूदगी को सराहते हैं। बाहर भी स्टेज से बाकायदा मेरे काम की तारीफ करते हैं। वो इतने विद्वान हैं कि मेरी क्या हस्ती इनके आगे, मगर पूरा सम्मान देते हैं। यहाँ मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, रिश्तेदारों से तो खून का रिश्ता होता है, मगर दोस्तों से दिल का रिश्ता होता है, और दिल सारे शरीर को खून देता है। तो बेहतर रिश्ता दोस्तों का होता है। आईसीसीआर से रिटायरमेंट के बाद जो एक दबी हुई चिंगारी रह गई थी, समाज में सब बराबर हो, इक्वल राइट्स हो, जो कुदरती वजह से जीवन में एक संघर्ष कर रहे हैं, दिव्यांग उनके साथ जुड़ूं, कुछ करूं। सरकार में रहकर आप इतना नहीं कर सकते, आपके हाथ थोड़े बंधे होते हैं। मैंने हौसला ट्रस्ट बनाया, जिसके माध्यम से इन लोगों के साथ मैंने और अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करना चाहिए, आप सबका साथ मिला।
मेरा हौसला आसमान छूने लगा। मिलकर बहुत कुछ किया इन लोगों के लिए, सरकार से भी मनवाया। मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम का जिक्र किया। पहले सबकी मदद से ये ट्रस्ट चलता था, फिर लोगों ने रिकग्नाइज किया, प्रोग्राम शोज मिलने लगे और हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गए। अगर आप सब साथ ना देते तो हौसला का ये हौसला इतना बुलंद मजबूत ना होता। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ कि आपका ये साथ हमेशा मेरे साथ रहे। दुआ करती हूँ कि इसको किसी की नजर ना लगे। इस बीच अग्रवाल साहब का साथ छूट गया। एक बार फिर से पिता दोस्त का साया सर से उड़ गया और मैं अकेली रह गई। बहुत मिस करती हूँ, मगर आप सबका साथ दो जहां से प्यारा है। इसके अलावा भी मैं काफी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रही। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया। रोटरी ज्वाइन किया 2015 में। 2017-18 में क्लब की प्रेसिडेंट बनी। लोग मुझे वन वुमेन आर्मी के नाम से भी बुलाते हैं, कोई आयरन लेडी के नाम से बुलाते हैं। ऐसे बहुत से टाइटल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अवार्ड करे। मुझे सबसे ज्यादा एक टाइटल पसंद है, वो है मदर्स फॉर अदर्स। ये जिंदगी का सफर जद्दोजहद ऐसे ही जारी रही। लोग टीवी रेडियो पर मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे, बुलाने लगे। जब तक मेरी सांसें चलती रहें, आप सबका साथ प्यार ऐसे ही मिलता रहे और मैं इन लोगों के लिए इसी तरह काम करती रहूं। इतनी लंबी जिंदगी कुछ मिनटों में सुना दी जाए शायद मुमकिन नहीं। एक झलक थी कभी और फिर जिंदगी के दूसरे अनकहे पहलुओं पर, चैप्टर पर बात करेंगे। इन सब बातों से मैं यही कहना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ, जिंदगी का कोई ना कोई एम होना चाहिए। दुनिया में आते हैं, कुछ किया करो जो दूसरे याद रखें। इस रास्ते पर चलने की कोशिश करो। 2012 में जिन्होंने जिंदगी में साथ निभाने का वादा किया था, वो भी साथ छोड़ गए। जो कहते थे ना, बिछड़ेंगे हम कभी, हवा हो गए वो देखते देखते। माय हस्बैंड पास्ड अवे इन 2012। काफी हद तक टूट गई थी, मगर हौसला और हिम्मत नहीं हारा। एक चट्टान की तरह फिर भी खड़ी रही मजबूती से। एक अकेली औरत और दो बच्चे। आप सोच सकते हैं इस दुनिया में, मगर कहते हैं ना, पहाड़ टूट जाते हैं मगर रोते नहीं। मैं भी स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, जज्बात से दूर। बस यही कहना चाहूंगी, जैसा मैं कहती हूँ कि शायरी में बहुत सारी बातें एक छोटे से अल्फाज में होती है। जो मेरे अपना तजर्बा इस पूरी जिंदगी में हुआ, उसको दो लाइनों में पेश करना चाहती हूँ। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। इस बीच में मैंने थोड़ी सी एक पोइट्री भी लिखी थी। मेरी एक पहली पोइट्री थी जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको सुनाऊं, क्योंकि आप मेरी फैमिली, अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं। आप सुनाइए। ये मैंने सबसे पहली पोइट्री मदर्स डे पे लिखी थी। अचानक सुबह को उठी, चाय का कप हाथ में था, तो ये कुछ ख्यालात मेरे जहन में आए और मैंने लिख दिए। वक्त की जंजीरों ने मुझे क्या क्या सिखाया है। वक्त की जंजीरों ने मुझे क्या क्या सिखाया है, बताया है। कभी प्यार से अपनाया गया, कभी पराया किया गया, कभी ठुकराया गया। मैं इंसान तो वही था, मगर वक्त ने मुझे किन किन नामों से रूबरू कराया है। मैं इंसान तो वही था। वक्त की जंजीरों ने मुझे क्या क्या सिखाया है। माँ का आंचल कितना पुरसुकून था। वो बचपन ही तो था जो हर फिक्र से दूर था। आसमान में उड़ने की ख्वाहिश, चांद तारों की जगमगाहट हमें बहुत दूर ले गई। माँ का आंचल छोड़कर दुनिया की भीड़ में समो ले गई। सब कुछ कितना नया नया लगता था, हर लम्हा एक जश्न सा लगता था। जिंदगी ख्वाबों की शहजादी की तरह लगती थी, मगर ख्वाब कहाँ सच्चे होते हैं। हवाओं के थपेड़ों ने, जमाने के सितम ने
हवाओं के थपेड़ों ने, जमाने के सितम ने, अपनों की बेवफाई ने मुझे झंझोड़ दिया। ये मैं था या कोई समंदर से उठता तूफान था? सिर्फ मैं था और दूर तक उठती लहरें थी, डूबती कश्ती की तरह वक्त के तूफान में घिरा था। मजबूर लाचार खड़ा था, हर कोई साथ छोड़ चला था। मैं इंसान तो वही था, मगर वक्त के तूफान में घिरा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं जिंदगी से बस हार सा गया था। अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आई। अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आई। दूर सामने खड़ी एक चट्टान नजर आई। रोशनी की कुछ उम्मीद नजर आई। मैं गिरता संभलता तूफान से गुजरता इसी के सहारे किनारे किनारे चट्टान के आगोश में जा पहुंचा। लिपट कर इससे बहुत रोया, लिपट कर इससे बहुत रोया। फिर ये एहसास मेरे दिल ने कराया, अब तू महफूज है। फिर ये एहसास मेरे दिल ने कराया, अब तू महफूज है। चट्टान बहुत मजबूत है, वक्त और दुनिया से तेरे लिए लड़ जाएगी। फिर से खुशियां और जीने की तमन्ना तेरी जिंदगी में लाएगी। ये कभी साथ न छोड़ेगी, ये कभी साथ न छोड़ेगी। ये मेरी माँ चट्टानी तो है, और दौराहे पे मेरे साथ खड़ी पाएगी। वक्त से भी लड़ जाएगी, अब न छोड़ूंगा इसका दामन कभी। दुनिया की जगमगाहट धोखा था, मैं इंसान तो वही था, मगर वक्त के थपेड़ों ने मुझे इनके नामों से रूबरू कराया है। मैं इंसान तो वही था। बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन मैंने पहली अपनी ये पोएट्री लिखने की कोशिश की थी। बस आखिर में यही कहना चाहूंगी, हर कोई कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिरना और फिर उठना और फिर गिरना, और गिर के हिम्मत न छोड़ना और हौसले के साथ बार बार सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करना ही असली जीत है। यकीन करो, मेहनत हमेशा रंग लाती है, मंजिल तक पहुंचाती है। बस जरूरत है तो हौसले, हिम्मत और कुछ पाने की दीवानगी की। जो सीढ़ी आसानी से चढ़ी जाती है वो गिर भी आसानी से जाती है। मेहनत और हिम्मत से पाई गई ऊंचाई इतनी ही आसानी से जाती है, इतनी आसानी से जाती नहीं। ऊंचाई पर एक नया मकाम बनाकर रखती है। गिरना, गिरकर उठना, फिर गिरना और फिर उठना ही तो मंजिल को पास लाता है। जिसने मायूस होकर उठना छोड़ दिया वो कभी सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकता। कहते हैं ना, रोज 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 गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। ए मुश्किलों, देखूं मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। आखिर में मैं खड़े होके आप सबका नमन करना चाहती हूँ कि आपका ये प्यार मोहब्बत मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। मैं श्री विष्णु प्रकाश जी गोयल से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन को वो प्रारंभ करें। धन्यवाद दीपक जी। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? आ रही है। देखिए, एक आपने मैं क्या कहूं, एक अश्रुपूरित नेत्रों से आपने हमारी बहन कहकशा जी की बात सुनी। मुझे बहुत, मैं कुछ मेरे अंदर कमजोरी है, मैं भावुक बहुत जल्दी हो जाता हूँ कि हम जितने भी ब्रजवासी ब्रज कला केंद्र के मेंबर हैं और आज यहाँ मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं नहीं समझता कोई दिल्ली में जन्म किसी ने लिया हो। ये सब अधिकतर मथुरा में जन्म लिए हुए हैं या किसी और जगह बागपत में चौधरी साहब मौजूद हैं या कहीं और जन्म लिया हो। जैसे मुकेश जी मौजूद हैं हाथरस में जो जन्मे हैं, ये सब ब्रज का ही है। लेकिन हम दिल्ली आकर के आपस में जो जुड़े हैं वो अपनी इच्छा से तो जुड़े ही हैं, लेकिन एक तीसरी शक्ति ने भी हमको जोड़ा है
और आज की इस वार्ता ने हमारे उस बंधन को और मजबूत कर दिया है। हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। इस वार्ता ने ये भी हमको बतलाया है कि एक दूसरे को जानने की उपयोगिता कितनी है। देखिए, कोई संगठन तभी चलता है जब कोई व्यक्तियों का समूह आपस में एक ग्रुप नहीं, एक टीम बन जाता है, एक दोस्तों का ग्रुप बन जाता है जो रात दिन उसी की याद करता है। कहकशां जी ने अग्रवाल साहब का जिक्र किया। शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि अग्रवाल साहब सुबह मेरी सुबह की राम राम या राधे राधे अग्रवाल साहब के ही टेलीफोन से होती। और ब्रजकला के इनके इतने शुभचिंतक थे। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली के 40 कलाकारों को उन्होंने 11,000 रुपये खुद दे करके सदस्य बनाया है। मैं इसमें एक सदस्य की भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। वो देखना चाहते थे कि मेरे काल में ब्रजकला केंद्र की संख्या 500 से पार हो जाए। जब हमने 11,000 से 21,000 की, तब भी बोले विष्णु तू समझ लेगा कि 21,000 के तुझे 200 मेंबर और मिल जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आदमी के जाने के बाद उसकी उपयोगिता, उसका महत्व तो मालूम पड़ता है। मैं बहुत प्रसन्नता है। मैं समझता हूँ कि इस वार्ता के बाद हमको ये प्रेरणा मिली है कि कम से कम हमारी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो तो सब संग एकजुट होकर के रस्से की तरह जकड़ करके और हम टीम में बन करके एक दूसरे के वास्तव में सुख दुख में खड़े होने की भावना क्रिएट कर सके, ये एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं इसमें स्वागत करता हूँ। अग्रवाल साहब तो खैर कभी उनको भुलाया ही नहीं जा सकता। और हम जिस तरीके से सब लोग लगे हुए हैं वो बहुत ही सुंदर है। मैं आमंत्रित करता हूं कि किसी व्यक्ति को भी सवाल जवाब तो क्या कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हो इनके वार्ता के पश्चात, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। आप अपनी उंगली भी उठा दें तो मैं सबको देख रहा हूं, मैं उसके नाम से उसको मेरे ख्याल से टाइम अभी काफी हो गया, 5:06। हाँ, तो ये 10 मिनट की चीज है। कोई बोलना चाहे थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो लाइन में, एक आध मिनट के लिए ठीक है, अदरवाइज तो 5:06 तो नाउ टाइम इज ओवर। चलिए अभी हमारे पास, क्योंकि हमारी ये वार्ता, हमारा ये कार्यक्रम 6:10 सवा 6 बजे चालू हुआ था, 5:15 बजे, तो हम 10 मिनट 15 मिनट अभी कर सकते हैं। तो आप कोई हो तो, क्योंकि बहुत सुंदर अवसर है और हमारे अगले वार्ताकार भी हरदेव चतुर्वेदी जी और हमारे भार्गव साहब, इनमें से जो स्वीकृति देंगे वो होंगे। फिर उसके पश्चात हम इस वार्ता श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा तो वो है। आज डॉक्टर HS चौधरी भी दिख रहे हैं, मेरी इनसे मुलाकात नहीं है। चौधरी साहब नमस्कार। और चौधरी साहब आप जो है बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं, कहाँ अंतर्ध्यान रहते हैं, आया करिए बस। तो चलिए कुछ भार्गव साहब कहना चाहें। विष्णु भाई मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ बताइए। आई होप अध्यक्ष जी और आप सब मेरे इस उससे बोर नहीं हो। कुछ वीक मूवमेंट्स जरूर थे, तो मैं जानना चाहूंगी अध्यक्ष जी से कि लाइन से बाहर तो नहीं गई मैं। कहकशां जी, मैं तो आपकी बात सुनकर के एक ही शब्द मेरे मन से निकलता है जो बार बार आपने कहा, गर मुश्किलें आसान हो जाती तो जिंदगी दुश्वार न हो जाती। यू आर ए प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं एवरी फेलियर इज ए पिलर ऑफ सक्सेस एंड यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट सक्सेस। आपके जीवन की चीजों को बहुत ही मूल्यवान अगर कोई समझ सके तो एक एक शब्द जो आपने अपने जीवन का बताया, आपके पिताजी का हिटलर होना और उनका बाद में ये कहना
कि मेरी लड़की तो लड़कों से बड़ी है। कितनी बड़ी, कितना उपलब्धि है। बड़ा बदलाव आया है, और वो बदलाव का कारण आप स्वयं रही हैं। बात ये है, कहने को तो आपके विषय में बहुत कुछ कहना है, मगर मीरा बहन उत्तेजित हो रही हैं और ये कह रही हैं नगेन भाई कहाँ बीच में आप टपक पड़े, तो मुझे मौका दीजिए। तो मीरा बहन को नहीं करता हूँ। ऐसी बात नहीं है भैया, प्रोसीड, आप बोलिए ना, आप प्रेसिडेंट बोलिए ना, बड़े हैं, बोलिए बोलिए। प्रेसिडेंट से पहले बड़े भाई हैं। बड़े भाई हाँ, क्या- प्रेसिडेंट होने की बातें मत बुलाओ। हाँ दोनों कहकशा बहन ने मुझे भाई कह के संबोधन किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा संबोधन है, और वो सबसे बड़ा मेरे लिए खिताब है। प्रेसिडेंट, तो मैं अग्रवाल साहब की तबीयत खराब होने की वजह से ये जिम्मेदारी मुझे आप लोगों ने दी। मैं तो अपने को वर्किंग प्रेसिडेंट मानता हूँ, मैं कोई प्रेसिडेंट थोड़ी हूँ, आप लोगों का इलेक्टेड मेंबर थोड़ी। एक मिनट, मैं गीतांजलि लाल जी का स्वागत करता हूँ। आप जैसे कलाकार के दर्शन होकर के मैं धन्य हूँ। गीतांजलि लाल जी, मेरी आवाज सुन रही है? अच्छा, नहीं सुन रही। हाँ मीरा बहन, नहीं आप बोलिए। और बड़े भाई तो हो ही मेरे, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम मथुरा, और अब तो प्रेसिडेंट भी दोनों ही उससे इज्जत दे रही है ना मुझे तो। मीरा जी, एक बात कह दूं, प्रेसिडेंट कहने का एक अधिकार एकमात्र यहाँ विश्वनाथ जी को है, और कोई अग्रवाल भार्गव साहब को प्रेसिडेंट कह के संबोधित नहीं कर सकता। अच्छा चलिए आगे। गीतांजलि लाल जी, मेरी आवाज सुन रही है? हाँ जी बिल्कुल। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप नमस्ते। जैसे कलाकार हमारे बीच उपस्थित है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। नहीं, मुझे अभी ध्यान आया, मैंने एकदम ऑन किया, मैंने कहा मस्ट ज्वाइन। अरे भाई, मुलाकात होगी। आप ऐसे ही करते रहे। कलाकारों का तो संगठन है, और कलाकारी कृपा नहीं करेंगे तो क्या होगा। गीतांजलि जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका आपने इतना सुंदर प्रदर्शन किया है ब्रिज कला केंद्र के मंच पर। मैंने तो उसकी यूट्यूब बना करके आपको भी भेजी है, और डाली भी है मैंने यूट्यूब। हाँ हाँ, मैं और भी भेजती रहूंगी अब तो लिंक पे आपको जरूर। चलिए मीरा जी, अब और कोई बोलने को नहीं है। मैं इजाजत चाहता हूँ कि चतुर्वेदी साहब अगली वार्ता के लिए अपनी सहमति दे दें। हरदेव जी, आपने किताब भी लिखी है अपनी स्मरणों की। हाँ, बस उसको थोड़ा सा कंसाइज रूप में आपको हिंदी में पेश करना है। हरदेव जी नहीं सुन रहे हैं। हरदेव जी, आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या हरदेव गुरु जी? हरदेव जी अनम्यूट करें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। हरदेव जी अनम्यूट। चलिए बात कर लेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीरा बहन से कि वो वोट ऑफ थैंक्स पारित करें प्लीज। थैंक यू भैया। मुझे वैसे बहुत फॉर्मल तो नहीं लग रहा, फॉर्मल में हो भी नहीं रही हूँ, तो मैं केकशा जी का तहे दिल से बधाई देती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बोला और अपनी जिंदगी के कई पहलू, कई पक्ष इतने अच्छे से सामने रखे। और मैं इतना नहीं जानती थी केकशा जी के बारे में, मैं इनको प्यार करती थी, इज्जत करती थी। आज के बाद में इनकी दुगनी इज्जत करती हूँ। कितने संघर्षों के बाद इन्होंने अपनी इतनी आगे बढ़ी है, अपने को कैसे रेस किया है, इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। फिर मैं केकशा जी के ऊपर फिर दोबारा से बाद में आऊंगी। मैं फॉर्मल थोड़ा सा सबको थैंक्स कर लूं। तो थैंक्स मतलब धन्यवाद अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबसे बड़ा धन्यवाद ये है कि जो आपने जो ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इस समय कोविड टाइम में हम अलग से हो गए थे, फिजिकल प्रोग्राम नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, तो इस तरह से हम जुड़े हैं एक दूसरे से, तो हमें दूरी महसूस नहीं होती है और सभी लोग अपने घर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और जितने भी अपने मेंबर्स हैं और जो अपने गेस्ट हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना अमूल्य समय हमें दिया। और ये बहुत अच्छा है कि जो अपने वरिष्ठ मेंबर हैं उनके बारे में जाने और वो अपने बारे में बताएं। और इस ग्रुप में आधे घंटे का टाइम आप उनके बोलने का रखें, बाकी गेट टुगेदर और उसका टाइम रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। पर केकशा जी के बारे में वाकई में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रेस किया है, और ऐसा लगता है सुन के कि भाई वी आर नथिंग, वी कुड हैव आल्सो
डन समथिंग, पर कुछ नहीं किया, फिर टाइम निकल गया, पर व्हाटएवर, जो बाकी का टाइम अच्छे से निकालेंगे। एक मुकेश गर्ग भाई साहब ने सबसे पहले ब्रजकला केंद्र के बारे में जो बताया, बहुत अच्छा बताया। कृष्ण और राधिका का जो संबंध था, अगर देखा जाए तो हमारे जो वेद शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं और जो चीजें हुई हैं वही आज के जमाने में हो रही हैं। उन्होंने ये बताया, ये हमारे फेवर में जाता है। हम तब बहुत बड़े हो गए कि लेडीज को भी प्रेम करने का अधिकार है, जो कि आज के समाज में, आज के युग में चल रहा है। तो कहीं 5000 साल से और कब से चली आ रही है ये सब चीजें, वही चीजें आज लागू होती हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी कि बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। और कक्षा जी से मैं देखती हूँ कि हरदम हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, इतना इजी रहती है। तो आई वॉज नॉट नोइंग कि आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स थे, इतना सब आपने किया। रियली इज इनक्रेडिबल, अमेजिंग। और एक मैं 2 लाइन जैसी अभी मैंने जरा लिखी जो कक्षा जी के बारे में है। और बाकी आपने बोला कि आप दिल से ही मतलब बोलती हैं और दिल से ही आप बोली हैं। आप में दिल और दिमाग दोनों चीज है, पर दिल को आप बहुत महत्व देती है, बहुत अच्छी चीज है। हंसो और हंसाओ, डबडबाई आंखों में उम्मीद की किरण दिखाओ। हंसो और हंसाओ, डबडबाई आंखों में उम्मीद की किरण दिखाओ। खुद पर भरोसा रखकर अपना किरदार निभाओ। तो ये आपके ऊपर बिल्कुल चरितार्थ होता है कि आपने अपना किरदार इतनी अच्छी तरह से निभाया है और अपने जो दुख को, आपने अपने दुख को प्रेम में बदल दिया, अपने को बिजी रहने में बदल दिया। आपने अपने को इतनी जगह का मेंबर बनाया, इतना नॉलेज को बढ़ाया, इतनी सेवाएं आपने दी। और फिर ब्रजकला केंद्र की तो आप जान है, जब भी ब्रजकला केंद्र का कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, कक्षा जी इतने अच्छे से अरेंज कर देती हैं। और कक्षा का मतलब होता है आकाश गंगा, मतलब आकाश गंगा। तो आकाश गंगा मतलब तो एक तारों का समूह। तो आप आकाश गंगा की तरह हैं, हम आपकी छाया पथ, हम आपकी छाया पथ में है ब्रजकला केंद्र। जो कुछ आप कर रहे हैं, एक तारों की तरह आप चमकती हैं, तारों की तरह कर रही हैं। आप यथा नाम तथा गुणी हैं, आपके नाम का। और मुझे तो यही मीनिंग मालूम है, और मुझे नहीं मालूम, हो सकता है और मीनिंग हो। आप बताइए आपके नाम का मीनिंग क्या है कक्षा जी? हिंदी में हंसना आकाश गंगा, ये इंग्लिश में गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी। बिल्कुल। और हंसना भी कह सकते हैं, पर स्माइल तो हरदम आपके पास में है। कोई गम होंगे पर आपको दिखाने के लिए छू नहीं गए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो थैंक यू वेरी मच कक्षा जी, जो आपने हमें आपकी लाइफ से अवगत कराया। और आपने ब्राह्मण फैमिली में आके उस कल्चर को कितने अच्छे से निभाया, कितने अच्छे से अपने उसको आगे ले गई हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि कौन क्या है, इतने अच्छे से आपस में मिक्स हो गई हैं, मिंगल हो गई हैं आप, कि हमारे से ज्यादा आपको ब्रज की कल्चर का नॉलेज है। हमसे ज्यादा आपको कृष्ण की और राम की लीलाएं मालूम है, जो हमें नहीं मालूम। यू आर ए वेल रेड पर्सन, और आपने बहुत ही अच्छी मेहनत से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। और विश्वनाथ भाई साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और जिसने भी जो प्रोग्राम इसको ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मीरा बहन, बहुत अच्छी तरह आपने समाप्त किया। और सभी खासतौर से चीफ गेस्ट और हमारे अध्यक्ष जी श्री NP भार्गव साहब, विश्वनाथ जी, विष्णु भाई साहब, मुकेश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड करके इसमें बहुत बड़ी जान डाली है। थैंक यू वेरी मच। अरे मीरा जी, आपने दीपक भाई का तो नाम लिया ही नहीं। दीपक भाई तो अपने मथुरा के ही है ना। हाँ, मथुरा के ही। ये बहुत ज्यादा अपने हैं, तो इनको थैंक्स कहने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप, मैं कहूंगी आप मुझे थैंक यू बोलो, इससे मैं दीपक भाई को थैंक यू। So nice of you. Thank you very much. वो तो वीरेन लग जी ही रहा बहुत है कि देर से आए, दीपक भाई, वीरेन गोयल। दीपक भाई ने बहुत देर अच्छा से किया है। चलिए, So, thank you नमस्कार। very much। Thank you, sir. और जिसके लिए भी भूल गई हो तो क्षमा प्रार्थी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से के लिए रख दीजिए। हाँ ठीक है। हरदेव जी के बात सुन रहे हैं क्या? हरदेव जी नहीं सुन रहे? दीपक भाई को स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरदेव जी आवाज सुन रहे हैं क्या? हरदेव जी, आप अपने को अनम्यूट कर ले प्लीज। He is not able to listen now. He is not able to listen. He is muted. So how can he listen? आपको मैसेज भेज सकते हैं, आप मैसेज भेज। चलिए, तो मैं जरा विदा लेती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जरा निकल जा रही हूँ। थैंक यू।
I am leaving the meeting.